आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुमीत सहगल की। बॉलीवुड के आसमान का एक ऐसा सितारा जो चमका और फिर कहीं गायब सा हो गया। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कई सितारे ऐसे आए जिन्होंने अपने अभिनय और आकर्षण से लोगों के दिलों में अपनी जगह तो बनाई, लेकिन फिर अचानक न जाने क्यों गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए। ऐसा ही एक नाम है सुमीत सहगल का, जिनका करियर 80s और 90s के दशक में एक उभरते सितारे की तरह चमका, मगर वो जल्द ही सिल्वर स्क्रीन से लुप्त हो गए। उनकी कहानी न केवल उनके एक्टिंग करियर की है बल्कि उस दौर की भी है जब बॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा, तुलना और अफवाहें किसी का भी करियर बना या बिगाड़ सकती थीं। आइए सुमीत सहगल के करियर की इस कहानी को हम आपके सामने रखते हैं और समझिए कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे उनका उत्कर्ष हुआ और फिर कैसे विवादों के बाद वो कहीं गायब हो गए। 18 फरवरी 1966 को मुंबई में जन्मे सुमीत सहगल का बचपन सामान्य था, लेकिन उनके मन में अभिनय का जुनून हमेशा से था। उस दौर में बॉलीवुड में नए चेहरों को मौका मिलना आसान नहीं था, खासकर तब जबकि बड़े सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना स्क्रीन पर राज किया करते थे। फिर भी सुमीत ने हिम्मत नहीं हारी। उनके आकर्षक लुक्स, मासूम चेहरे और लंबी कदकाठी ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दिला दी। उनकी तुलना अक्सर उस जमाने में गोविंदा से की जाती थी, जो उस समय के उभरते सितारे थे, लेकिन ये तुलना बाद में उनके लिए एक अभिशाप ही बन गई। सुमीत ने अपने करियर की शुरुआत 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन से की थी। उस समय उनकी उम्र 21 साल की थी। ये एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकार थे। सुमीत का रोल छोटा था, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि ये फिल्म उनके लिए वो धमाका नहीं साबित हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। फिर भी इस डेब्यू ने उनके लिए कई दरवाजे खोले और उन्हें अगली फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। अब बात करते हैं 1987 से 1995 की, जो कि उनके करियर का स्वर्णिम दौर था। 1987 से 1995 तक सुमीत सहगल का करियर अपने चरम पर था। इस दौरान उन्होंने करीब 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई मल्टी स्टारर फिल्में थीं। उनकी प्रमुख फिल्मों में ईमानदार जो 1987 में आई, परम धर्म 87 में आई, तमाचा 1988 में आई, लश्कर 89 में आई, बाहर आने तक 1990 में आई, पति पत्नी और तवायफ ये भी 1990 में आई थी, गुन्हा 93 में आई और साजन की बाहों में जो 1995 में आई थी। इन फिल्मों में सुमीत ने ज़्यादातर सेकेंड लीड या सपोर्टिंग रोल निभाए, लेकिन उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। तमाचा 1988 में आई थी। यह सुमीत के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें जितेंद्र, रजनीकांत, भानुप्रिया और किमी काटकर जैसे बड़े सितारे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए पहले गोविंदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन गोविंदा का व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से सुमीत को चुन लिया गया। सुमीत का लुक और हेयर स्टाइल गोविंदा से काफ़ी मिलते जुलते थे और यहीं से उनकी तुलना गोविंदा से होनी शुरू हो गई। इस तुलना ने सुमीत को शुरुआत में तो फ़ायदा पहुंचाया क्योंकि मेकर्स उन्हें गोविंदा का विकल्प मानने लगे, लेकिन बाद में यही तुलना उनके करियर के लिए बहुत घातक साबित हुई। फिल्म बाहर आने तक जो 1990 में आई थी, उसमें सुमीत का गाना काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी ये खूब लोकप्रिय हुआ। इस गाने ने उन्हें युवाओं के बीच एक अलग ही पहचान दे दी। उनकी सादगी और स्क्रीन पर सहजता दर्शकों को पसंद आई, खासकर लड़कियों के बीच। लेकिन इसके बावजूद सुमीत कभी सोलो लीड हीरो के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना पाए। उनकी ज़्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थीं, जहां बड़े सितारों की चमक में वो अक्सर दब से गए और उनके ऊपर उस ज़माने में एक टैग लग गया था कि ये सस्ता गोविंदा है। जी हाँ, गोविंदा से बार बार तुलना होती थी और उन्हें कहा जाने लगा था कि ये सस्ता गोविंदा है। 1980s के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बन चुके थे। उनकी डांसिंग स्टाइल, कॉमिक टाइमिंग और देसी अंदाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। दूसरी तरफ सुमीत सहगल का लुक और स्टाइल गोविंदा से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन उनकी हाइट गोविंदा से ज़्यादा थी। मेकर्स ने समानता का फ़ायदा उठाया और सुमीत को उन फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया जिन फिल्मों के लिए गोविंदा अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सुमीत सहगल के लिए उल्टी पड़ गई। जल्द ही इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच ये बात फैलने लगी कि अगर गोविंदा नहीं तो सुमीत सहगल को ले लो, और ये बात इतनी वायरल हुई कि सुमीत को सस्ता गोविंदा का टैग मिल गया। ये टैग उनके लिए एक अपमानजनक लेबल बन गया था जिसने उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। गोविंदा उस समय इतने बड़े स्टार थे कि उनकी लोकप्रियता ने न केवल सुमीत बल्कि कई
दूसरे उभरते सितारों को भी पीछे छोड़ दिया था। सुमीत सहगल की मेहनत और टैलेंट इसी तुलना की भेंट चढ़ गए। अब हम बात करते हैं सुमीत सहगल के निजी जीवन की कि उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा था। सुमीत सहगल का निजी जीवन भी उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी जितना ही चर्चा में रहा। उन्होंने 1990 में अभिनेत्री शाहीन बानो से शादी की, जो सलमान खान की पूर्व गर्लफ्रेंड के तौर पर जानी जाती थीं। इस शादी से उनकी एक बेटी सायशा सहगल हुई, जो बाद में खुद एक अभिनेत्री बनी। लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई और 2003 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद सुमीत ने अभिनेत्री फरहा नाज से दूसरी शादी की, जो तब्बू की बड़ी बहन है। फरहा की भी ये दूसरी शादी थी, क्योंकि इससे पहले उनकी शादी विद्दू दारा सिंह से हुई थी। दारा सिंह साहब के जो बेटे हैं उनसे हुई थी। सुमीत और फरहा की नज़दीकियां उस ज़माने में शुरू हुईं जब सुमीत की पहली शादी ख़त्म भी नहीं हुई थी। इस वजह से उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर कई अफवाहें और विवाद उभरने लगे। मीडिया में उनकी छवि एक ऐसे एक्टर की बन गई जो अपने काम से ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी के लिए सुर्खियों में रहता था। इन विवादों ने भी उनके करियर को प्रभावित किया, क्योंकि दर्शक और मेकर्स उनकी प्रोफेशनल छवि से ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सुमीत सहगल गायब कैसे हो गए। 1995 में एक फिल्म आई थी साजन की बाहों में। इसके बाद सुमीत सहगल अचानक स्क्रीन से गायब हो गए। उनके इस गायब होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी। पहला और सबसे बड़ा कारण था गोविंदा से उनकी बार बार तुलना होना। सस्ता गोविंदा का टैग उनके करियर पर भारी पड़ने लगा था। मेकर्स उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे और दर्शक भी उन्हें गोविंदा के साए में ही देखते थे। दूसरा, सुमीत कभी सोलो लीड हीरो के तौर पर अपनी पहचान नहीं बना पाए। उनकी ज़्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थीं, जहां बड़े सितारों की मौजूदगी में उनकी चमक फीकी पड़ जाती थी। तीसरा कारण था उनकी निजी ज़िंदगी के कुछ विवाद। शाहीन बानो से तलाक और फरहा नाज से दूसरी शादी ने उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उस समय बॉलीवुड में एक अभिनेता की छवि बहुत मायने रखती थी और सुमीत की पर्सनल लाइफ ने उनके प्रोफेशनल करियर को बुरी तरह प्रभावित किया था। इसके अलावा 1990 के दशक के मध्य में बॉलीवुड में नए सितारों जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का उदय हो रहा था। इन सितारों की लोकप्रियता के सामने सुमीत जैसे अभिनेता पीछे छूट गए। स्क्रीन से गायब होने के बाद सुमीत ने अभिनय को तो अलविदा कह दिया, फिर वो एक नए रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने सुमीत आर्ट्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जो मुख्य रूप से फिल्मों की डबिंग का काम करती थी। बाद में उन्होंने बॉलीवुड में प्रोडक्शन में भी कदम रखा और 2007 की बात है, उन्होंने एक फिल्म रेड द डार्क साइड के लिए एक म्यूज़िक वीडियो भी डायरेक्ट किया। इसके बाद 2010 में उन्होंने एक हॉरर फिल्म रॉक को प्रोड्यूस किया, जिसमें तनुश्री दत्ता और उदिता गोस्वामी मुख्य भूमिकाओं में थी। हालांकि प्रोडक्शन में भी सुमीत को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने दूसरी भाषाओं की फिल्मों को हिंदी में डब करने का काम भी शुरू किया और धीरे धीरे सुमीत ने बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी जगह बनाई, लेकिन अभिनय की दुनिया से उनकी दूरी परमानेंट हो गई। अब सवाल ये है कि आज की तारीख में सुमीत सहगल हैं कहाँ? देखिए, आज की तारीख में सुमीत सहगल अपनी पत्नी फरहा नाज के साथ मुंबई शहर में रहते हैं और अपनी प्रोडक्शन कंपनी को संभालते हैं। उनकी बेटी सायशा सहगल ने भी बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम किया है। सुमीत अब ग्लैमर की दुनिया से दूर एक शांत और निजी ज़िंदगी जीते हैं। उनकी गायब होने की कहानी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जिसने अपने समय में खूब मेहनत की, लेकिन परिस्थितियों और तुलनाओं ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। देखिए, सुमीत सहगल की जो कहानी है वो बॉलीवुड की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां प्रतिभा के साथ साथ किस्मत, समय और छवि भी बहुत मायने रखते हैं। गोविंदा से बार बार तुलना होना, उनकी निजी ज़िंदगी के विवाद सामने आना और सोलो हीरो बनने में उनकी नाकामी ने उनके करियर को प्रभावित किया। फिर भी सुमीत ने हार नहीं मानी और प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में असफलताएं तो आती हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत से नई शुरुआत करना हमेशा संभव होता है। जाने से पहले मैं आपको एक कनेक्शन बताने जा रहा हूं जो सुमीत सहगल को शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान से जोड़ता है। दोस्तों, ये जो तीनों खान हैं इनकी पैदाइश 1965 की है, लेकिन ये जो सुमीत सहगल हैं ये इन तीनों खान से एक साल छोटे हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश 1966 की है। तो सोचिए,
शाहरुख, आमिर और सलमान से 1 साल छोटा होने के बावजूद और इन तीनों से पहले इंडस्ट्री में आने के बावजूद सुमीत सहगल सक्सेस को नहीं देख पाए, जबकि इनसे ये जो तीनों खान हैं ये 1 साल बड़े हैं। ये इनके बाद में इंडस्ट्री में आते हैं, 88, 89 और 90 में आते हैं और एक अलग तरह की सफलता का स्वाद चखते हैं। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि उम्र को हम कई बार कामयाबी से जोड़ते हैं, तो उम्र का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, क्या आगे भी आप इस तरह से उन सितारों की कहानियाँ हमसे सुनना चाहेंगे जो पहले कभी किसी ज़माने में बॉलीवुड के स्क्रीन पर चमक रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गए हैं? आप ऐसे अगर किसी सितारे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा।